हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 14 अगस्त 2020 और जीके मॉन्ग एडिटोरियल डिस्कशन में आपको आज टोटल हम लोग 4 आर्टिकल्स डिस्कस कराएंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला आर्टिकल है वो डॉटर्स राइट ऑन हिंदू सक्सेशन एक्ट है। तो उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद अभी और लेटेस्ट जजमेंट जो आया वो क्या जजमेंट आया, और इसके पहले भी 3-4 जजमेंट आया, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग एक केस हो जाता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में बिल्कुल 4 मिनट के अंदर आपको बता के क्लियर करवा दूंगा। सेकेंड आर्टिकल, इंडिपेंडेंस बट नॉट अलोन। तो ये इंडिया यूके रिलेशनशिप के ऊपर मैं जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनको उन्होंने लिखा है ये, तो काफ़ी बढ़िया इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो काफ़ी बढ़िया इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल है जो अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर्स है उसके ऊपर। जैसे आज फ्राइडे है तो इंटरव्यू आता है, तो वैसे ही इंटरव्यू आया है। तो बिकॉज ये अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में और इसके ऊपर पिछले साल मेंस में क्वेश्चन भी आया था, तो जिस वजह से ये ऐड करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट आर्टिकल है हमारा स्कूल विदाउट फ्रीडम। तो ये स्कूल कंडीशंस के ऊपर है। मतलब वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर पब्लिक स्कूल हो, उनके कंडीशंस के ऊपर है कि इंडिया में कितनी बदहाल कंडीशन और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। लेकिन फिर भी जो उसमें गवर्निंग प्रिंसिपल्स या गाइडलाइन जो होनी चाहिए वो अभी तक इनरोल हो नहीं पाया उतने बढ़िया तरीके से, और जिस वजह से जो जनरेशन बाय जनरेशन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये पैंडेमिक के रोल में अब हम लोग आगे कैसे उसको और सुधार सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, बिकॉज अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहुत दिन से खाली है, तो उसको हम लोग इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब सारे के बारे में उसमें आर्टिकल में हम देख सकते हैं। अब देखिए, जो बच्चे नए हैं वो gkmonk.com पे जा करके और ये सारे आर्टिकल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर टेलीग्राम चैनल चलाते हो तो वहाँ पे भी सर्च बार में जाकर द हिंदू 365 अगर बिना स्पेस के टाइप करोगे तो फिर उसके बाद gkmonk.com चैनल आपको सजेस्ट होगा। फिर उसके फाइल सेक्शन में जा करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो कोई भी आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है GS1 का रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक से रिलेट कर सकते हो आप, जो हिंदू डॉटर एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला जो है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अभी देखिए, ये पूरा जो पूरा मुद्दा है ये कब से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ आपका आज़ादी के टाइम से। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 का है, ये जब आया था तो इस टाइम पे सर्वाइवल एक लॉ आया था। सर्वाइकल लॉ से क्या होता था कि आपके जैसे फैमिली में 2 मेंबर्स हो गए बाय चांस, ठीक है? 2 टाइप के मेंबर्स हो गए, एक तो डॉटर हो गया और एक सन हो गया। तो सन, फिर उसके बाद जितने भी सन हैं, फिर उसके नीचे उनके सन या फिर उसके नीचे उनके सन, ऐसे 3 जनरेशन में सिर्फ सन, सन, सन। और एक हो गया कि डॉटर, फिर उसके नीचे उसकी डॉटर या फिर उसका सन, फिर उसके नीचे उसकी डॉटर या फिर उसका सन, वैसे हो गया। तो लेकिन जो सेकंड फ्रेम है डॉटर वाला उसको डिस्कार्ड कर करके और सिर्फ जो मेन जो जिसका प्रॉपर्टी है उसके सन वाले जो रेंज है, सन उसका सन उसके सन, वैसे आगे 3 जनरेशन तक, उसमें ही आपका जो है प्रॉपर्टी आगे चल चल के और डिवाइड होगा। इसको, ये आपका हो गया ये सक्सेशन के थ्रू, हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू सेक्शन 6 में ये चीज़ लिखा हुआ था कि डॉटर्स को नहीं जाएगा। तो उससे क्या है कि सन जितना आएगा वही सन सन सन, और जितने डॉटर आते जाएंगे आगे जनरेशन्स में वो सब डिस्कार्ड होते जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद अब इस वजह से जितने डॉटर्स हैं वो क्लेम नहीं कर पाती थी अपने प्रॉपर्टी राइट्स को, तो फिर उसके बाद इस चीज़ को क्लेम किया गया बाद में आगे चल करके। जो एक एक्ट आया था आपका 19 टू अमेंडमेंट आया था 2005 में, तो उसमें जो मेन ये सर्वाइवरशिप रूल जो था आपका सेक्शन 6 का, आपका ये पहले वाले जो एक्ट था उसमें हिंदू लॉ वाले में, उसको अमेंड किया गया क्योंकि उसी के अनुसार डॉटर्स को डिस्कार्ड किया जा रहा था। तो उसको अमेंड कर करके अब डॉटर को भी इंक्लूड किया गया। ये नॉट जो है वो गलत है, तो उसमें डॉटर को भी अब इंक्लूड किया गया। ठीक है। अब जब डॉटर को इंक्लूड किया गया तो उसको अलग तरीके से एक कोड के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से उसको इंक्लूड किया गया। पहला क्या कि देखिए, अगर जो डॉटर है वो 2 तरीके से आपका जो है वो प्रॉपर्टी विल जो है वो डिसाइड होगा। पहला ये टेस्टामेंट्री और दूसरा इंटरस्टेट। टेस्टामेंट्री मतलब जितना भी आपने कमाया है अपने विल से, अपने अपने बूते पे जितना आपने प्रॉपर्टी कमाया है, आप उसको जिसको मर्जी उसको आप लिख सकते हो अपना विल, वो जाएगा।
और इंटर स्टेट मतलब जो पूर्वज से आपका चला आ रहा है, जो आपके पिता ने आपको दिया था या फिर उनके पिता ने उनको दिया था, तो वो चीज़ अभी तक चला आ रहा है, तो उसमें आपका हक नहीं रहेगा कि आप ये विल किसके ऊपर बनाएं या फिर किसको दें किसको नहीं दें। तो ये जो विल जो इंटर स्टेट के अंतर्गत जो आएगा, वो उसका प्रायोरिटीज़ होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी अगर घर में कोई विडो है तो उसको जाएगा, उसके बाद सेकंड सन को, उसके बाद थर्ड डॉटर को, और तीनों में इक्वल डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये था 2005 का अमेंडमेंट। ये इसलिए लाया गया था कि सर्वाइवरशिप वाला जो एक डिबेट है उस चीज़ को ख़त्म करें, और सर्वाइवरशिप रूल जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी थोड़े कन्फ्यूजन्स आ गए। कन्फ्यूज़न ये आया कि जैसे अब ये इसका एक डेट था, 2005 में जो अमेंडमेंट आया उसका एक डेट डिफाइन किया कि 9 सितंबर 2005 तक से ये चीज़ है वो अप्लाई होगा। अब 9 सितंबर 2005 से पहले के जो केसेस थे वो कहाँ गए? तो उसमें ये कहा गया कि अगर आपके फादर जिंदा हैं 9 सितंबर 2005 तक, तो फिर आप जो है कि इससे पहले वाले भी जितने जो केसेस हैं उसमें डॉटर को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। और अगर फादर की डेथ हो गई है 9 सितंबर 2005 तक, तो फिर उसके बाद जो है आपको राइट्स मिलने में उसमें कन्फ्यूज़न था कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तब जा कर के आया 2016 का प्रकाश वर्सेस फूलवती शर्मा। ये जो केस आया इसके अंदर में ऐसा कहा गया कि फादर को अलाइव रहना ज़रूरी है, तभी जाके आपके 2005 के जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार जो है डॉटर्स को वो बेनिफिट्स मिल पाएगा। तो इस चीज़ को फिर 2008 में क्लेम किया गया दनम्मा वर्सेस अमर सिंह केस में। इसके अंदर ये कहा गया कि फादर अगर डेथ भी हो गई है फादर की 2005 से पहले की, मान लीजिए 2002 या फिर 2003 कभी भी अगर डेथ हो गया, तो भी डॉटर को राइट मिलना ज़रूरी है, बिकॉज़ दिस इज़ बाय बर्थ उनका राइट है। ये एक सिर्फ़ जेंडर के वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि डॉटर को राइट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या था कि ये जो दनम्मा वर्सेस अमर सिंह केस था और ये वर्सेस फूलवती केस, ये दोनों में दो दो जस्टिस बैठे थे। दनम्मा वाले में जस्टिस सीकरी और एक आई डोंट रिमेम्बर एक दूसरे, तो ये केस लड़े थे, दोनों ही दो दो जस्टिस के केस थे। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जस्टिस बेंच जब बैठती है, तो अगर ज़्यादा जस्टिस के बेंच बैठे, मान लो ये दिन में दो बैठे और ये तीसरा वाला जो है इसमें तीन जस्टिस की बेंच बैठी थी, तो इस वजह से इनका प्रोमिनेंस ज़्यादा माना जाएगा, इनका जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर ज़्यादा वेट रखा जाएगा। और तो इसमें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ जजेस बैठे थे बेंच में, तो इस वजह से कन्फ्यूजन चल रहा था कि इनको माने या फिर इनको माने। तो अब उसी की वजह से 2020 में फाइनल केस आया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसके बारे में ये आर्टिकल भी है। तो मतलब ये उसी वजह से ये आर्टिकल अभी आया है। बताया तो इसमें वही सब गया जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया कि देखिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि फादर जिंदा है या फिर उनकी पहले डेथ हो गई है, बर्थ राइट है गर्ल्स को प्रॉपर्टी मिलने का, तो वो उनको मिलेगा ही। और ये चीज़ जो है कि जो दनम्मा वाला जो केस हुआ था इससे पहले हमारा 2018 वाला दनम्मा वर्सेस अमर सिंह, इसने जो जजमेंट दिया था वही राइट है। तो अब इसके बाद से जो है कि डॉटर और सन को इक्वल राइट्स मिलना शुरू हो गया है। और फिर उसके बाद अगर जो क्लेम करती है डॉटर्स को ये, तो फिर उसके बाद वो फैमिली वाले जो है वो बाध्य हो जाएंगे कि उनको प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडिपेंडेंट बट नॉट अलोन। अब यूके और इंडिया, इन दोनों के बीच में जो है आपका अभी जब से आज़ादी मिली है हमारी, उसके बाद से अब काफ़ी दिन हो गया है। तो इतने दिनों में इंडिया देखता है कि हमें इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त के बाद में। लेकिन यूके देखता है कि इतने साल 75 साल जो है हम लोग एशिया के अंदर में पीस एस्टैब्लिश किए। बिकॉज़ जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला था उनको, तो उनका जो प्रॉपर बर्मा में कैंपेन था, इंडिया के अंदर था, नेपाल से कभी-कभी लड़ाई झगड़ा होते रहता था। फिर उसके बाद उधर बिकॉज़ ये इंडिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता था, तो उस वजह से जो नाज़ी वाली जो सेना थी वो भी कहीं न कहीं, जैसे आपने सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उधर साइड से नॉर्थ ईस्ट तरफ से वो लोग हमला-वमला करवाने के सोच रहे थे। तो ये सब जो है सारे फैक्टर्स को देखते हुए बोलता है यूनाइटेड किंगडम की, हम लोग देखते हैं कि 75 ईयर्स ऑफ पीस एस्टैब्लिश किया गया है एशिया में जब से भारत का आज़ादी हुआ है। वो आगे ये भी कहते हैं कि देखिए 75 ईयर्स ऑफ पीस जो मिला है वो उसमें बहुत बड़ा हाथ एशियन फोर्सेस का भी रहा है, जिसमें प्राइमरीली इंडियन जो फोर्सेस थे जो इन्होंने वॉलंटियर किया था यूके की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा था। बाकी भी देश के वहाँ पे
जवान आते थे जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, बर्मा, बट स्टिल इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट जो वॉलंटियर्स था वो इंडियन सोल्जर्स के था। और इस वजह से कभी-कभी ऐसा इनको कहा जाता है कि फॉरगॉटन आर्मी, कि 6 साल जो इन्होंने एक्सिस एग्रेसर्स के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई करी है हमारे साथ मिल करके, तो उन जो उनकी सैक्रिफाइसेस था उनको आज के देश में जो डोमिनेंट कंट्रीज़ है वो उनको भूल जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इंडिया ने सिर्फ मैन ही नहीं सप्लाई किया, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज भी सप्लाई किए। फॉर एग्जांपल उस समय कोल इंटेंसिव मशीनरीज आती थी, जितने भी स्टीम इंजन्स थे या फिर शिप्स जो चलते थे वो भी कोल से ही चलते थे। तो करीब 200 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल जो है वो दिया गया इंडिया इंडिया की तरफ से। फिर 6 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर्स, ये सब वहाँ से उठा करके और अलग-अलग जगह पे उसके आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाने में और भी अलग-अलग चीज़ों को बनाने में वहाँ से इंडिया से उठाया गया। तो ये सब जो है कि सप्लाई लाइन को और सशक्त करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। इसके अलावा जो कॉम्बैट लाइन जो थी, जो ब्लैक कैट जो है इंडिया का, वो ऐसा कहते हैं फील्ड मार्शल कि पहले जो उस टाइम के जो 14th आर्मी इन बर्मा और ये सब जो फील्ड मार्शल थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही वर्ल्ड के जो बेस्ट लाइन सोल्जर्स के अंदर आता है, उसमें इंडिया के जो ब्लैक कैट कमांडर्स हैं वो आते हैं। बिकॉज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि 15,000 से ज़्यादा एनिमी ट्रूप्स थे आपके उधर नागालैंड तरफ से, कोहिमा तरफ से जो लड़ाई हो रही थी, तो उसमें लेकिन इंडिया के सिर्फ 1500 सोल्जर्स ने काफ़ी बढ़िया वहाँ पे लड़ाई करा था और उनको मतलब बहुत दिनों तक वहाँ पे रोक करके वो अकेले रख पाए थे, जब तक पीछे से जो है कि बैकअप ना आ जाए। तो इसके बाद और भी आगे वो कहते हैं कि देखिए ये सब तो हो गया हिस्ट्री की बात। अब हिस्ट्री में इतना जो है वो कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से रहा है यूके के लिए। अब आज के जो चैलेंजेस है उसमें भी हम लोग को एक साथ मिल करके आगे शेयर्ड वैल्यू के कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। बिकॉज़ हम लोग दोनों का शेयर्ड वैल्यू एंड कमिटमेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस, स्टेबिलिटी, फ्री मार्केट। आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग यूके से लेकर के आए हैं। इनफैक्ट जो 1935 का जो हमारा जो 1935 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसके अंदर बहुत सारा वहाँ से भी हम लोग विड्रॉ किए हैं, तो वो सब में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ था आपका यूनाइटेड किंगडम के लॉ मेकर्स का भी। तो ये सब को देखते हुए आज के डेट में जब हम लोग इंडिया और यूके के पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है हम दोनों एक दूसरे कंट्रीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल नेवी वेसल्स बनाने में, फिर और भी बहुत सारे जो अलग-अलग जो स्ट्रैटेजीज़ है या फिर जो क्षेत्र है जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल पैंडेमिक के क्षेत्र में, पायरेसी के क्षेत्र में, एक्सट्रीमिज़्म कम करने के क्षेत्र में, और भी जैसे पायरेट्स जो आते हैं, जैसे अब यूनाइटेड किंगडम्स के जो यहाँ पे वेसल्स आते हैं तो उधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सोमालिया के पायरेट्स उनको परेशान करते हैं, तो उसमें अभी इंडिया के से उनका जो है कि टाई अप है कि वहाँ पे हम लोग इंडिया की जो शिप्स हैं वो वहाँ पे जाती हैं, उनको हेल्प करती हैं। तो ये सब भी जो है कि वो शेयर्ड वैल्यूज़ जो है इंडिया और यूके आज के डेट में शेयर करता है एक दूसरे के बीच में। और इसके वजह से ग्लोबल जो ब्रिटेन है वो ऐसा कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा ईगर हैं आपके आत्मनिर्भर भारत वाले जो विज़न है उसमें अपना सहयोग देने में, चाहे वो डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन करने का काम हो या फिर मैरीटाइम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने का काम हो। वी बोथ हम लोग पहले से भी साथ आते हैं और आगे भी साथ काम करते रहेंगे। इस कमिटमेंट के साथ ये इंडिपेंडेंस डे हम दोनों देश को ये शुभकामनाएँ देते हैं हम इस वाले इंडिया के देश को। बस यही था इस वाले आर्टिकल में, अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है स्कूल्स विद फ्रीडम विदाउट फ्रीडम है। तो इसमें देखिए जैसे टाइटल से पता चलता है ये आप जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो टॉपिक से। क्वेश्चंस मैं आपको gkmonk.com वाले वेबसाइट पे डाल दूँगा। उस पे आप जा कर के और आज के डेट में आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। तो अभी देखिए ये आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है कि आर्टिकल ये कहता है कि देखिए चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर वो प्राइवेट स्कूल हो, कहीं पे भी जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला रूटीनली जो हम कहते हैं वैसे कि हर एक स्कूल को अपना ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, वो ऑटोनॉमी उनके पास है नहीं। इनफैक्ट जो प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स या फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ स्कूल के, उनको भी जो है कि कहीं और दूसरे जगह से जहाँ से उनको फंड आ रहा है या फिर अगर वो किसी सर्कल में अगर स्कूल है, जैसे कि आजकल होता है कि ऐसे एक स्कूल के बहुत सारे अलग अलग
ब्रांचेज़ होते हैं, तो उसके जो मेन ब्रांच होता है वहाँ से उसको सर्कुलेशन आता है कि आपको इस प्रकार से काम करना है, आपको ये चीज़ करना है, आपको वो चीज़ करना है। इनफैक्ट सरकार भी जो है वो स्कूल को ऑटोनॉमी देने से बहुत ज़्यादा कतराती है। सिर्फ़ आज से नहीं, ब्रिटिश टाइम से जो एंडोर्समेंट वाला जो एक एक जो कल्चर है वो आज भी वैसा ही है। प्राइवेट स्कूल में इसलिए एंडोर्स किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हो, और पब्लिक स्कूल में इसलिए ज़्यादा एंडोर्स किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर एजेंडा या फिर एक पर्टिकुलर जो एक एक प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाए, ऐसा राइटर कहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि कोविड-19 का जो केओस हुआ है वो भी अभी जो अराइवल कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद जो अराइवल हुआ है उसके वजह से भी वायरस के वजह से इंडिया में जो जितने भी स्कूल्स थे उन सबको बंद कर दिया गया, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ के स्कूल हों या फिर आपके गवर्नमेंट स्कूल हों जो फिर गाँव देहात में होते हैं। तो अब इसमें अलग-अलग ज्योग्राफ़ी, अलग-अलग इकोनॉमी हर एक स्टेट का है। कोई एक सिंगल सिचुएशन नहीं है, कोई एक सिंगल ज्योग्राफ़ी नहीं है। तो इसके अंदर में वन साइज़ फिट ऑल वाला कल्चर जो है आपका, वो चीज़ नहीं चल देगा, और ये चीज़ इंडिया को समझना चाहिए। बहुत दिन से ये चीज़ जो है, इंडिया जाना जाता है डाइवर्सिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे डाइवर्स पॉलिसी मेकिंग के लिए की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके आगे जो देखिए कि जितने भी जो पुअर विलेजर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे थे जो उस टाइम पे मिड डे मील के अंदर में जा कर के वहाँ के बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे, वो खाना खा लेते थे, न्यूट्रिशियस मील कम से कम एक टाइम का उनको मिलता था, वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए इसके लिए राइटर कहते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स चलाई भारत सरकार, लेकिन फिर भी ये चीज़ भी अगर चलता रहता तो उनको कम से कम ऐसा था कि 2-3 टाइम खाना मिल जाता, लेकिन वो अब अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर वो मिड डे मील देने के लिए स्कूल खोलते तो उनको पढ़ाई भी हो जाती। तो वो अगर स्कूल के पास इतनी ऑटोनॉमी होती कि वो अपने लोकल कंडीशंस के अनुसार अपने जो गुड इनफ जितने भी उनके पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी उनको वो कर सकते इनोवेटिव तरीके से वो अपना कर पाते, डिसीजन मेकिंग का अगर उनके पास इतना ताकत होता, तो आज हम लोग कहीं अलग टाइप का इनोवेटिव सोसाइटी देख सकते थे। इसके आगे वो कहते हैं राइटर कि देखिए लर्निंग आउटडोर्स अभी बहुत सारे ऐसे कुछ दिन पहले एनईईपी वाला जो अभी आया जो हमारा पॉलिसी, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा था कि टीचर्स को ग्रूमिंग करी जाएगी, कि टीचर्स को ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है, ये करना वो करना। अब इसमें भी राइटर कहते हैं कि जो लोकल टीचर्स हैं उनको बेस्ट पता है कि वहाँ के मदर टंग वाले जो लड़के हैं या बच्चे हैं उनको कैसे क्या पढ़ाने का है। अब आप अगर सेंटर से बैठ करके उसको बताएंगे, ज़ोन वाइज़ भी तो नहीं है आपका, यहाँ पे सेंटर से बैठ कर बताएँगे आपको इस तरह की करना है। अब वो उसमें कैसे करके वो ढाल करके लेके आएगा, वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, जिस वजह से ये कंसर्निंग मुद्दा है। इसके अलावा राइटर ये भी कहते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, अभी ये कहा जा रहा है एनईपी के आने के बाद कि हम इंटरनेट के थ्रू आईपैड और डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाएँगे। तो ये चीज़ पहले भी जब रेडियो आया था तब भी ये चीज़ कहा गया था। उसके पहले फिर बाद में टीवी आया था तब भी ये चीज़ कहा गया था कि हम टीवी पे ब्रॉडकास्ट करके बच्चों को पढ़ाएँगे। यूनिवर्सल एजुकेशन किया दिया जाएगा। इसके अलावा फिर बाद में अब इंटरनेट आया, तो इंटरनेट जब से आया है तब से भी ये चीज़ कहा जाने लग गया है कि हम डिजिटली हम पढ़ाना शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज तक उस उतना ख़ास कुछ हो नहीं पाया है। उसी पे आगे राइटर कहते हैं आउटडोर लर्निंग, जो जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ जो चाइल्ड साइकोलॉजी ये होता है कि वो जो उनके आस-पास जो ज़्यादा घट रहा है, उस चीज़ से वो ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं, सिवाय उसके कि आप नया कुछ उसको लेकर के लाओ, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप और ये सब नई-नई चीज़ें, उसको यूज़ करने के लिए वो उसको सीखना पड़ेगा कुछ दिन तक। उसके बाद फिर जो सामने वाले टीचर है, उसको कैसे पढ़ा रहा है, उसको समझने में बहुत टाइम लगे। इसके अलावा जैसे आपके गाँव में बहुत सारे जो ऐसे कुछ चिड़िया और ये सब जो होते हैं, एंट्स होते हैं, फिर आपके कुछ ऐसे जो बर्ड्स होते हैं, तो उनके साथ भी आप इनको पढ़ा सकते हो। उनके जो जो पैडी फ़ील्ड में वो कैसे अपने खाना के लिए वो खोजते हैं, फिर उसके बाद वो अपना खाना खाते हैं, उसमें पैडी फ़ील्ड के सीड्स को निकाल-निकाल करके। तो ये सब को अगर आप सिखाओगे, आउटडोर लर्निंग करवाओगे बच्चों को, तो वो उसमें और ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और चीज़ें जो हैं उनको बहुत लॉन्ग टर्म तक उनको समझ में आती है, समझ के कि वो रखते हैं। इसके अलावा एंट्स का, आप चींटियों का भी आप उसको एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कैसे वो रेन वाटर या फिर फ्लड आता है तो वो अपने आप को बचाती हैं। बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट करती है एक सीज़न में दूसरे एक जगह से दूसरे जगह। तो इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, ऑब्ज़र्वेशन बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स, जिससे कि बच्चा सिर्फ़ क्लासरूम में ही नहीं पढ़ेगा, वो जब फील्ड्स में जाएगा तब भी वो चीज़ देख कर के और वो अपने माइंड में ये सब रिवाइंड कर पाएगा, और कहीं न कहीं एक इनोवेटिव तरीके से उसका माइंड जो है और डाइवर्स
तरीके से खुलेगा। तो ये पीडियागॉगिक का हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस करा है। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाने का जो तरीका है। तो विलेज टीचर्स जो हैं इस तरह के जो ग्रेट एनर्जी में जो पीडियागॉगिक स्ट्रक्चर लेकर के आते हैं, इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, आउटडोर लर्निंग हो सकता है, आउटडोर ऑब्जर्वेशन से उनको मल्टी डायमेंशनल हेल्प मिल सकता है। राइटर आगे ये भी बताते हैं कि देखिए, मैथमेटिक्स कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तब सीख सकता है जब उसको कोई चीज़ गिनने का उसको वर्थ लगे। अगर उसको पैसे दोगे या फिर कोई भी तरीके का अगर उसको गिनती करवाओगे, अगर उसको ये चीज़ ज़रूरी लगेगा कि नहीं, ये जैसे रन गिन रहा है, अगर मान लीजिए कोई मैच खेल रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें रन गिनने का बात है, तो वो चीज़ उसको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि कैसे हम कितनी जल्द हम रन कैसे गिन सकते हैं, जो हम बना रहे हैं रन या फिर जो खेल रहे हैं या कौन जीत रहा है, इस ये चीज़ उसको एक अलग तरीके का इसको इंकरेजमेंट देगा। ये जो तरीका है उसको सिखाने का, वो कभी भी आप ब्लैक बोर्ड पे सीक्वेंसली आप पढ़ा करके नहीं सिखा सकते हो। तो इसी के ऊपर आपको और वर्क करना चाहिए। इनफैक्ट स्मार्टफ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा आ गया है, तो बच्चों को ये कहना चाहिए कि अगर आप बाहर में कुछ ऑब्ज़र्व करते हो तो आप उसको रिकॉर्ड करो, आप उसको अपने भाषा में रिकॉर्ड करो और ला कर के क्लास में बताओ। तो इससे उसको वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेगा और फिर वहाँ पे अगर कुछ चीज़ नहीं सीख पाता है या फिर कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गया, तो उसके मन में ख़्यालात आएँगे, अरे ये चीज़ कैसे हो रहा है? तो वो चीज़ आकर फिर टीचर से वो पूछेगा और फिर उसके बाकी के जो क्लासमेट्स हैं, वो जब देखेंगे कि ये बच्चा इस प्रकार से ऐसे-ऐसे काम कर रहा है, तो वो भी फिर अपने इनोवेटिव तरीके से घर जा कर के और ऐसे काम करना शुरू करेंगे। तो ये एक 24 आवर्स ऑफ लर्निंग का जो एक कल्चर है, वो आ जाएगा हमारे स्टूडेंट्स के अंदर में। तभी जो है कि एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का जो है हम इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ पाएँगे। वो रिकॉल करते हैं, एक उनके कलीग थे डॉक्टर विजय मूले, उनका ऐसा कहना था कि देखिए, टेक्नोलॉजी का तभी सक्सेस हो सकता है जब पीपल जो हैं उसको अपने तरीके से और अपने नए-नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने सीख जाएँ उस टेक्नोलॉजी का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी अगर साइकोलॉजिकली प्रूवन ये तरीका है कि अगर किसी को याद नहीं होता है, हर किसी का याद करने का, समझने का और सीखने का अलग तरीका होता है। नोबडी इज़ वीक, नोबडी इज़ ब्लंट। किसी का ऐसा होता है कि वो पढ़ कर के जल्दी याद कर लेता है, कोई ऐसा होता है कि सुनने जैसे ही कुछ वो सुना, तो उसको वो जल्दी बिल्कुल दिमाग में, तो ये अलग-अलग एक एक सिस्टम होता है जो कि बचपन से इनकलकेट होता है। अब दोनों ही सेम नंबर ऑफ चीज़ें वो सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रास्प करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो ये बहुत बार ऐसा सजेस्ट किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि आपको जो चीज़ याद नहीं होता है, आप सिंपली उसको बुक से रीडिंग कर कर के उसको रिकॉर्ड कर लें और बाद में अपनी आवाज़ से उसको चीज़ को सुनें। या फिर कोई अगर आपको सुना रहा है, जैसे हम अगर एडिटोरियल डिफाइन कर रहे हैं आपको, तो वो चीज़ अगर आपको कोई सुना रहा है, तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक आपको समझ में रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल तरीका है, ये कोई आपको ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको कुछ सिखा रहा है। ये है प्रॉपर टेक्नोलॉजी का प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़। इस प्रकार के जो पेडागॉगिक सॉल्यूशंस हैं, वही एक आइडिया है जिससे हम आगे चल कर के अपने स्कूल पॉपुलेशंस को स्कूल पॉपुलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पैंडेमिक से या फिर और भी जो तरीके के अलग-अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, उनको वहाँ से हम निकाल सकते हैं। जो क्यूरोसिटी है अपने बच्चों में, उसको जगाने के लिए हम लोग को लोकल टीचर्स और लोकल मेथड्स, लोकल ऑब्जर्वेशन, कहाँ पे क्या घट रहा है, क्योंकि कहीं पे हिल है तो कहीं पे समुद्र है, कहीं पे बहुत सारे पक्षियाँ और जंगल काफ़ी ज़्यादा है तो कहीं पे रेगिस्तान है। आप अगर चाहोगे एनईपी के द्वारा जो सेंट्रली वो सब चीज़ को अगर आप मॉडिफाई करो या फिर सेंट्रली उन सब चीज़ को आप समझो, देखो, जो भी करो, तो उससे ये चीज़ आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। और जो नेशनल इमेजिनेशन या फिर टैलेंट जो है, वो एक लॉन्ग टर्म में हम लोग उस चीज़ को लूज़ कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है हम लोग के देश में, जो ऑटोनॉमी हम लोग को देना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमने टीचर्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए, उनको एटलीस्ट इतना डिसीजन मेकिंग का पावर रहना चाहिए कि वो अपने तरीके से वहाँ पे पढ़ा सकें बच्चों को, सिवाय इसके कि क्लरिकल एक स्क्रीन या फिर एक ब्लैक बोर्ड के सामने बैठा करके बच्चों को उनकी जो प्रॉपर शिक्षा है, जो ओल्ड एज तरीका है, जो आउटडेटेड तरीका है, वैसे उनको पढ़ाया जाए। इनफैक्ट आप टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब की आप जिक्र करते हो, इंटरनेट का आप जिक्र करते हो, लेकिन आप ये चीज़ का जिक्र नहीं करते हो, जैसे बाइनोकुलर या फिर जो छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास अगर कहीं पे है, किसी स्कूल में होना चाहिए, तो वो भी बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप्स या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब भी नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन इसके बारे में कभी कोई ज़िक्र नहीं करता। तो ये सब जो आप छोटी-मोटी चीज़ों को भी अगर आप नज़रअंदाज करोगे और सिर्फ़ इसलिए कोई चीज़ को अंदर लेकर के आना है कि बिकॉज़ दूसरे देश वाले वो एक चीज़ कर रहे हैं, सिवाय बजाय इसके सोचे कि ये चीज़ का
इम्प्लीकेशंस कैसा होगा, वो धरातल पे सही ढंग से उतर पाएगा कि नहीं पर उतर पाएगा। इसके पहले के जो ए बी सी डी, ये सब जो डी वाला फेज़ है, इसके पहले ए बी और सी जो है वो चीज़ सही से वहाँ पे स्कूल में है कि नहीं है, तो ये सब देखे बिना कहीं से भी बीच में ऐसे ही इंसर्ट कर देना, तो दिस इज़ नॉट गुड। और इस चीज़ के ऊपर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, यही इस आर्टिकल में था। अब लास्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो ये लास्ट आर्टिकल में आप शुड अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर्स बी ओपन सूनर, इसके ऊपर है। अब क्यों, जब बच्चों के स्कूल को क्यों खोलने की ऐसे अपील हो रही है, जब बहुत सारी जो अभी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, वो सब बंद है। इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी देखिए वर्क फ्रॉम होम का बात पैंडेमिक का चल रहा है सब जगह, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वैसी जगहों पे काम करते हैं, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है, तो घर पे बैठे बैठे वो मैन्युफैक्चर या फिर डाई मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जिस वजह से उनको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। अब ये जो आंगनवाड़ी स्कूल्स थे या फिर जो बलवाड़ीज स्कूल या फिर अलग जो और भी दूसरे तरीके के जो स्कूल्स हैं, तो वो सब स्कूल्स, ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्कूल होता है। बलवाड़ीज जो है वो जो गरीब और जो दलित वर्ग के जो लोग होते हैं, जो जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्कूल, प्री स्कूल जो कल्चर है वो बलवाड़ीज बोलते हैं। आंगनवाड़ी आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो जो होता है वो आंगनवाड़ी। तो ये सब जो है वहाँ पे क्या होता था कि जैसे वर्किंग टीचर्स, वर्किंग मेंबर जो होते थे फैमिली के, मान लीजिए कोई मनरेगा में ही काम करता है, तो वो अपने बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको वहाँ पे स्कूल में छोड़ करके और वो काम पे चले जाते थे, फिर वापसी में वो उनको लेके जाते थे। तो वो चीज़ अब जब स्कूल नहीं खुला है तो वो बच्चों को उनको घर पे रखना पड़ रहा है, और जिस वजह से वो जो बहुत सारे, सिर्फ वही नहीं, कैजुअल लेबरर्स ही नहीं, और भी बाकी जो प्री स्कूल वाले जो जो शहर में जो प्री स्कूल में भेजते हैं, जो किंडरगार्टन में भेजते हैं, उन लोग को भी जो है पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपने स्कूल खोलिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो पहला इसमें क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन है, तीन चार क्वेश्चन है, हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रप्शन दैट पैंडेमिक हैज़ अचीव्ड इन हिस्टोरिक, कैन वी look closely at the particular problems in the field of early child care and development in this context। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई ऐसा जो कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट में के कंटेक्स्ट में आ रहा है पैंडेमिक की वजह से, उसके ऊपर फोकस करने का पहला पैराग्राफ, पहला क्वेश्चन ये है। तो उसमें माया गायटोंडे जो हैं वो कहती हैं कि देखिए, पैंडेमिक के पहले जो बच्चे हजार देश के लिए अपने मदर के साथ रहे हैं या फिर उनके पहले वूम में थे, फिर उसका उन्होंने बर्थ लिया है, उसके इस टाइम पे जो है एक पहला 1000 साल, पहला 1000 डेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है। अब भले पैंडेमिक आ गया है तो इससे टाइम तो नहीं रुका है, बच्चे तो बड़े हो ही रहे हैं, अब इस टाइम पे उनको जो इंटेंसिव केयर, अर्ली केयर मिलना चाहिए, वो चीज़ से वो वंचित हो रहे हैं, और जिसके वजह से जो आगे के जो डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड हो सकती है, और इस वजह से जो है स्कूल्स खोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके पलट जो सेकंड जो हमारे मेंबर हैं उनका कहना ऐसा है कि देखिए, पैंडेमिक की वजह से हर एक सेक्टर और हर एक स्टेक होल्डर में, हर एक जो जो क्षेत्र है उसमें उनको प्रॉब्लम हुआ है। फॉर एग्जांपल हेल्थ, न्यूट्रिशन, सपोर्ट सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन और इवन एजुकेशन, हर एक जगह पे प्रॉब्लम हुआ है। सिर्फ आप एक ऐसे कहो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो नहीं, ये चीज़ नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ मेडिकल का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से वो लोग इफ़ेक्टेड पड़ रहे हैं। और अगर जहाँ बात ये है कि आप मिड डे मील जो नहीं मिल रहा है बच्चों को, वो चीज़ कि मिलना चाहिए, जैसे गरीब बच्चे जो जाते थे आंगनबाड़ी स्कूल में, तो वहाँ पे जो अभी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी मिलता था वहाँ से कुछ ऐसा न्यूट्रिशियस फूड और राशन, और इनफैक्ट बच्चों को भी जो है कि वहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड मिलता था, जो कि अर्ली चाइल्ड केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब आंगनबाड़ी बंद है तो उनको तमिलनाडु में खास करके, जैसे तमिलनाडु का वो एग्जांपल देते हैं कि एग्स और होम राशन जो है वहाँ के जो स्कूल के जो मेंबर स्टाफ हैं वो उनको घर घर जाकर पहुँचा रहे हैं, या फिर टेक होम सर्विसेज कर रहे हैं, वो स्कूल से जाकर ही वो सब चीज़ रिसीव कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं-कहीं पे तो ये चीज़ हो ही रहा है ये काम, तो हर जगह पे इंडिया में नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो चैलेंजेस हैं वो सेक्टर प्रोन है, वो स्टेट प्रोन है, और उसको स्टेट प्रोन तरीके से देखना चाहिए। हाँ, ये बात है कि पढ़ाई जो है वो हैम्पर हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेब से पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास वेब जो फ़ोन या फिर कंप्यूटर का अगर उनके पास सुविधा है, और जिनके पास नहीं है तो वो इस चीज़ से प्रॉब्लम में अभी फँसे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर योर रिकमेंडेशन, कैन चाइल्ड care centers be opened early? Is it a pure medical decision? What factors should be considered? मतलब क्या इसको जल्दी खोलना चाहिए? क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्टेड हो सकते हैं अगर हम जल्दी खोल देते हैं इसको तो?
तो इसमें जो पहली मेंबर है गायटोंडे, उनका कहना है ऐसा कि देखिए, मदर और चाइल्ड को इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए, ये तो सबसे बिल्कुल प्रायर चीज़ है। और स्कूल खोलने का मतलब ये नहीं कि हम बिना फिजिकल डिस्टेंस या फिर सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के बिना हम ये सब चीज़ चलाएंगे। कहीं पे भी अगर हम स्कूल खोलेंगे तो ये चीज़ माइंड में रख करके ही हम बात कर रहे हैं कि हम वहाँ पे क्लोजनेस नहीं अलाउ करेंगे। इनफैक्ट जो ऑर्फन एज है, अब ये चीज़ तो है कि ऑर्फन मतलब जो बच्चे हैं, बच्चों को समझाना, ये चीज़ बताना कि भाई इतना डिस्टेंस में रहने का आपको हमेशा ज़रूरत है, ये सब चीज़ फॉलो करना है, वो काफ़ी मुश्किल है। जो कि अभी हम ऑर्फन एज में भी, अपना ऑर्फन एज जो उनका होम है, वो शेल्टर में भी वो चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन इसके वजह से जो डिफरेंट और तरीके के जो उनको जो अभी हेल्प चाहिए, उस चीज़ से आप उनको वंचित नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको अर्ली चाइल्ड केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। उनके अलग-अलग थेरेपीज़ होते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं कि अगर उनको अभी इस टाइम पे अटेंशन ना दिया जाए, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में उनके अटेंशन अगर हम और ज़्यादा मुश्किल में वो ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो इसके बाद फिर क्या है कि नेक्स्ट जो राइटर है वो कहते हैं, देखिए जो के शकुंतलम है, उनका कहना है, उनका ऐसा कहना है कि देखिए, हमने पहले भी एक्सपर्ट से बहुत ज़्यादा अपना ये डिस्कस करा, अपने कमेटी में डिस्कस करा, पैनल से डिस्कस करा, लेकिन सब में जनरल आंसर यही है कि अर्ली चाइल्ड केयर वाला तो बिल्कुल ही बंद रखिए अभी फ़िलहाल। बिकॉज़ 3-4 कारण हैं इसके। पहले कारण ये है कि इन्फेंट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शंस के, उनको सबसे पहले इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सेकंड कारण ये हो सकता है कि देखिए, जो बच्चे हैं 6 साल के, जो कम एज है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। आप उनको मार नहीं सकते हो, मार-डाँट के वो अलग इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है कि आप बेटा अलग रहो, आप एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। हाँ, बड़े बच्चों के लिए आप ये कर सकते हो और स्कूल खोलने का ऐसा सोचा जा सकता है। थर्ड ये कि सिर्फ़ आप एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हो। जो बच्चा होता है वो अगर किसी घर में होता है तो वो सबके कॉन्टैक्ट में होता है और उस वजह से पूरे फैमिली में ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है और आगे के भी जो कंसर्न्स है, आफ्टरमर्ड्स है, अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। इसके अलावा यो ये भी रीज़न देते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसमें ये कहा गया है कि अर्ली चाइल्ड केयर को भी अब इन्वॉल्व करना है स्कूल सिस्टम में। आपको याद होगा, हमने ये डिस्कस करा था कि अब आंगनवाड़ी और ये किंडरगार्टन, ये सब प्रॉपर एक स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत माना जाएगा। तो अब जब स्कूल के अंतर्गत ही ये चीज़ है तो वो अलग तो है नहीं, जब अलग नहीं है तो उसको आप अलग से कैसे खोल सकते हो? उसको खोलने का मतलब पूरे स्कूल को खोलने का है। तो फिर अब जब पूरा स्कूल को खोलना है तो सिर्फ़ चाइल्ड केयर के बारे में आप सिर्फ़ हम अलग से कैसे बात कर सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट द डिसीजन व्हेनेवर इट इज़ टेकन टू ओपन दिस institutions must be the result of consultative process with all the stakeholders? तो क्या सारे स्टेक होल्डर से पूछ करके उसके बाद ही खोलने की ज़रूरत है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जैसे ये सब हैं? तो इस पे जो सेकंड जो हमारे जो मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, कंसल्टेशन तो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह प्रकार के जो अर्ली स्कूल वाले जो हैं, क्योंकि जो पैनिक फियर जो लोगों के माइंड में है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। और फिलहाल जो नॉर्दर्न जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा हुआ था आपका, कि वहाँ पे भी अर्ली चाइल्डहुड केयर और ये सब जो स्कूल हैं जो बच्चों के, वो सब खोले गए और 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कोविड-19 इन्फेक्टेड हो गए थे और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हो गए थे। तो इस टाइम वो सब खबर से तो और भी ज़्यादा दहशत फैल गया है, तो इस वजह से हमें कंसल्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है हम लोग को। फिर माया गायटोंडे जो हैं वो ऐसा कहती हैं कि देखिए, कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप देखिए, सिर्फ मेडिकल जो भी आदमी बताएगा अपना कंसल्टेशन से, अपना जो राय है वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताएगा। और उनका एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है? न्यूज़ चैनल से आ रहा है या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स के थ्रू आ रहा है? तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारे डिसीजन, पीडियागोगिक डिसीजन तो नहीं बता सकते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले जो एक डिसीजन दिया था कि जिसके अंदर गार्डियंस को ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ पे जैसे शेल्टर होम्स में या फिर हॉस्टल्स में जो भी बच्चे अगर कहीं रह रहे हैं या फिर अगर आंगनबाड़ी जाते हैं छोटे बच्चे, तो उन सब को अपने अपने घर में ही रखने की ज़रूरत है, कहीं उनको लेकर के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ की वजह से बच्चे घर पे तो चले गए, लेकिन अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सब लोग का कंप्लेंट्स आ रहा है कि हम अपने बच्चों को घर पे वो केयर नहीं दे पा रहे हैं जो उनको इस टाइम पे चाहिए। तो अब इसके लिए सिर्फ़ आप मेडिकल रीज़न्स अगर आप देखोगे तो वो तो बिल्कुल ही इर्रेशनल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वी हियर द वेरी फुलक्रम ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर, एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन इनटू होम्स एंड adoptions are nearly at a standstill. How does this affect destitute babies and those in the foster care?
तो मतलब डेस्टिट्यूट मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे बिल्कुल ही असहाय हैं, जिनके या तो वो छोड़ दिए गए हैं, अबंडन कर दिए गए हैं, या फिर वो अनाथ हो गए हैं, या फिर कुछ भी तरीके से वो उसको अबंडन कर दिया गया, उनको रोड पे छोड़ दिया गया, या फिर वो किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से वो अलग हो चुके हैं अपने घर से, या फिर कहीं ढह के आ गए हैं, या फिर जो भी कुछ कारण है वो अकेले हैं, उनके अलावा उनके ऊपर कोई नहीं। तो उन सारे बच्चों के से अब क्या वहाँ पे जैसे अब वो बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, फोस्टर केयर जो है जितने नंबर्स पहले थे वैसे ही नंबर्स हैं। तो क्या इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पे पहले माया गार्टेंडे जो वो कहती हैं कि देखिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिनके घर में गार्डियंस होते हैं, जो उनको देखभाल कर सकते हैं, उनकी कंडीशन और ये फोस्टर बेबीज़ वाले जो कंडीशन है, जो डेस्टिट्यूट है, उनके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखिए कि साइक्लोन का वजह हो, या फिर अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हो, या फिर कोई और कोई कारण हो, कोई टेररिस्ट अटैक की वजह से कोई बच्चा अगर वैसा हो गया हो, तो उनकी ट्रॉमेटिक कंडीशन समझिए, उनकी मेंटल कंडीशन समझिए, उनकी वल्नरेबिलिटी को आप समझिए कि अगर इस प्रकार के जो फॉस्टर केयर सेंटर्स हैं, अगर उनको नहीं खोला गया टाइम के ऊपर में, तो फिर वो कहाँ जाएँगे और वो कहाँ रहेंगे, और इस टाइम पे वो कहाँ रह रहे होंगे। अभी जैसे ये भी चीज़ हो सकता है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये सब सारा कुछ का जो केस है, उसमें वो फँस सकते हैं, बिकॉज़ वो फॉस्टर केयर सेंटर में तो नहीं एडमिट हो रहे हैं। ना कोई लेकर के आ रहा है, ना कोई एनजीओ काम कर पा रहा है खुल के, बिकॉज़ लॉकडाउन जो है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो उनके लिए भी जो है, अगर कंसर्न आप सोचोगे, तो उसके वजह से फॉस्टर केयर्स और ये अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला सेंटर्स जो है उनको खोलना चाहिए। देखिए, हम सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड केयर, अब ये वाला क्वेश्चन से जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में ही नहीं रह गया है सब कुछ। वो जो फॉस्टर केयर सेंटर है जो कि परमानेंट होता है, वहाँ बच्चे जाके रहते हैं, अनाथ आश्रम और ये सब तरीके की जो चीज़ें हैं, तो वो उनका भी अब इसके अंदर वो जिक्र कर चुकी हैं। ठीक है। फिर जो सेकंड मेंबर हैं, उनका क्या कहना है इसके ऊपर, कि जितने भी जो चाइल्डहुड केयर सेंटर्स हैं, वेलफेयर कम्युनिटी कमेटी के अंतर्गत, या फिर कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, या फिर जो जुवेनाइल सेंटर्स हैं जो सरकारी वाले, तो वो सबको अभी रिवाइव करने के लिए नोटिस आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, या फिर अलग अलग डिफरेंट हाई कोर्ट से, कि आपको रिवाइव करना है। आपका जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा बदतर है, अभी जो ये टाइम जो मिला है आपको उसमें रिवाइव करना है, और न्यू तरीके से उसके अंदर आपको फिर सेंटर को खोलना है। तो अभी फ़िलहाल वो सब में तो वैसे भी काम होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा अभी, तो अभी उन चीज़ को ऑटोमैटिकली ऐसे अचानक से खोल नहीं सकते हम। तो इस वजह से भी वो बंद है, अभी नहीं खोल सकते हम लोग, ये सेकंड वाले का कहना है। अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या था, जो वर्कफ़ोर्स है हमारे देश में, जो वर्कफ़ोर्स है उनको भी क्या कंसर्न में रखने का है, कि अब जितने भी जो वर्कफ़ोर्स वाले जो हैं वो, तो इसमें जो जवाब देती हैं गाइड वो देखिए 2 तरीके से देती है। वर्कफ़ोर्स वो अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर में भी वो अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको कैसे वो क्या प्रोवाइड करवा रही हैं, और दूसरा कि जो वर्कफ़ोर्स जो पेरेंट्स हैं, जो अलग जगह पे दूसरी जगह पे काम करने जाते हैं, तो वो उनका असर बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है। तो बच्चे इन मिडिल, पेरेंट्स वर्कफोर्स के लिए जा रहे हैं बाहर, वर्क काम करने के लिए, लेबर करने के लिए, और जो बच्चे फिर उसके बाद स्कूल में जा रहे हैं, अगर प्री केयर स्कूल में, तो फिर वहाँ पे जो स्टाफ हैं वो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। तो उसके ऊपर ये बताती हैं कि जो मेरे स्टाफ हैं वो उनको फुल स्लीव विथ ग्लव्स कपड़े पहनने के लिए बोले हैं, बिकॉज इस एज में बच्चे जो हैं वो आपको मतलब ओपन हैंड से वो जब भी स्कूल में आते हैं या फिर जाते हैं, तो उस समय कडलिंग उनका कुछ ज़्यादा होता है, तो हम उनको असाइड नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते नहीं नहीं आप दूर रहो। तो इस वजह से हम फुल स्लीव और प्रॉपर सैनिटाइज करके अपने स्टाफ मेंबर्स को वहाँ पे बुला रहे हैं, रख रहे हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम ये चीज़ बताते हैं कि देखिए, आप अगर बाहर जाते हो काम करने के लिए, तो आप जब घर पे वापस आते हो, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी आपको जो है कि सेफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जाके ये जो फ़ियर है, ये जो दहशत है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं कम हो पाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो सेकंड मेंबर है, उनका ये कहना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे जो चाइल्ड केयर सेंटर्स के जो स्टाफ़ हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि देखिए, पहले से ही जो स्टाफ़ जो थे, उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, और अब जब कोविड-19 आ गया, तो उनको और कम पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बहुत लोग जगह पे जो नहीं भी मिल रहा है पैसे, ऐसा पहले भी होता था कि ऐसे 3-4 महीने का इकट्ठा मिलता था। तो अब जो हो गया है कि अब जब कोविड-19 का ये केसेस हो गया है, तो बहुत लोग हो सकता है कि अनफॉर्च्युनेटली ये सेक्टर छोड़ दें, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक हानि का कारण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वुड अ ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ शॉर्ट हेल्प बिफोर वी ओपन अप, कि क्या उनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जब हम लोग खोलना चाहिए उनको, जब भी हम लोग प्री स्कूल अभी पूरे वर्ल्ड इंडिया भर में जब खोलेंगे, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत देने की ज़रूरत है जो स्टाफ्स हैं, या फिर बच्चों के लिए। तो वो पहली जो है वो माया गायटोंडे हैं, वो जो पहले मेंबर हैं, उनका ऐसा कहना है कि देखिए,
हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू या फिर जैसे भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उस तरीके से अपने जैसे बच्चों के अभिभावक को भी, पेरेंट्स को और अपने स्टाफ मेंबर्स दोनों को ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने तरीके से। इसके अलावा हम और भी जैसे दूसरे स्टाफ मेंबर जो अभी आएँगे, तो उनको बच्चे को आने से पहले उनको हम और ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मदर्स के साथ बात करना है, मदर को क्या सिखाना है कि अपनी बेबी के साथ आपको कैसे पेश आना है। जिसमें जो सेकंड मेंबर है वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और ऐसा सेक्टर भी बनाना चाहिए हम लोग को, जिसमें कि प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन के साथ देने की ज़रूरत है। इसमें जो पुअर सेक्टर है, उसके अंदर लैक ऑफ स्टिमुलस या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है कि उनको कैसे ट्रेनिंग मिलना चाहिए या फिर नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, उनका ऐसा थिंकिंग है। तो उनको ख़ास उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार इसमें क्या कर सकती है कि टेलीविज़न के ऊपर 1 डेढ़ घंटे का शो चला सकती है ऑल ओवर इंडिया, जैसे डीडी नेटवर्क्स पे या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे, ताकि वो जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं या फिर जो स्टाफ है, वो उन सब अलग-अलग तरीके से सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।